बच्चों, आपको पता होगा कि एनटीए ने नीट के अंदर इतनी सारी गड़बड़ियां की। एक तो पेपर लीक का मुद्दा जिसपे वो कुछ नहीं बोल रहा, ऊपर से ग्रेस मार्क्स जो कि अभी तक कोई प्रावधान नहीं था, अब अचानक नया ही एक तरीका आ गया कि हम ग्रेस मार्क्स भी देते हैं। किसी को नहीं पता, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ग्रेस मार्क्स दे दी। और उससे भी बड़ा मुद्दा पेपर लीक का, चाहे वो पटना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, कई जगह से खबरें उठी थी। बट एनटीए ने कहा कि नहीं साहब, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं। इससे पहले भी एनटीए कई पहले भी पेपर जब कराए तब भी पेपर लीक हो चुके हैं। आप 2021 का देख लीजिएगा, तब भी पेपर लीक की खबरें उठी थी। 2017 का उठा के देख लीजिए, तब भी पेपर लीक की खबरें उठी थी। 2015 में सीबीएसई ने जब एआईपीएमटी कंडक्ट कराया था, तब भी पेपर लीक हुआ था। लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वापिस से पेपर करवाया। अच्छा, इन सारी खबरें जो कि पहले की भी हैं, इन सब पे बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं डॉक्टर विवेक पांडे। डॉक्टर विवेक पांडे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा विसल ब्लोअर। इन्होंने 1200 से ज्यादा आरटीआई फिल की है। ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। ये जो नीट हो रहा है, एनटीए जो करा रहा, जो भी गड़बड़ कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है डॉक्टर विवेक पांडे। तो आइए इनसे बात करते हैं और क्लैरिटी लेते हैं कि अब क्या हो सकता है, कि आगे रीनीट होगा या नहीं। हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक बहुत ही बढ़िया और जो कि नीट से जुड़ी हुई शुरू से शख्सियत है। नाम है डॉक्टर विवेक पांडे। एआईपीएमटी 2014 हो, 2015 हो, जब भी कोई ऐसी घटना होती थी तो विवेक सबसे पहले एक्टिव होते थे। 2015 में दूसरी बार जो इन्होंने कराया है पेपर, उनमें भी बहुत ज्यादा योगदान था। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हुए, बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए और खुद एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा सा क्लैरिटी देखते हैं कि क्या अभी तक हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो विवेक, अगर हम बात करें कि 5 मई को सबसे पहले एक वीडियो सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे, जो शायद सवाई माधोपुर से थी, पेपर से पहले रिलीज हो जाती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पटना से खबरें आने लगती हैं कि पटना में एक लर्न बॉयज हॉस्टल है, उसमें रात में बच्चों को पेपर रटवाया गया, बाद में जला दिया गया। और ऐसे लगभग 35 आरोपी वहां पे गिरफ्तार होते हैं और पता चलता है कि ज्यादातर एमबीबीएस स्टूडेंट ही थे उसमें, बहुत सारे जो इसमें हेल्प कर रहे थे। फिर वहां से एक विशाल चौरसिया नाम का व्यक्ति भी निकल के आता है और वो मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाता है। 10-15 मई तक, कुछ दिन तक उस पर चलती है। बिहार पटना पुलिस भी उस पर काम करती है और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी वो पेपर उस टाइम घूम रहा था, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिर्फ आपने ध्यान दिया और आपने साइबर क्राइम के अंदर वो रिपोर्ट भी किया था उसको। आई थिंक वो कितनी तारीख को था, 17 मई के आसपास आपने रिपोर्ट किया था, ठीक है नहीं, कि साइबर क्राइम में पेपर पहले ही आ चुका था। तो वो शुरू से जब था, उसके बाद माहौल दब सा गया था। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि वहां से क्यों मतलब चीजें उठ नहीं पाई, जैसा माहौल बाद में एक एग्जाम आने के बाद लोगों ने चीजें उठी, लोगों को ऐसे लगा जैसे अब पता चला हो। जबकि आप उस मुद्दे को 5 मई से उठा रहे थे। आपने बहुत जोर शोर से बहुत सारे ट्वीट किए कि भैया पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पे लीक हुआ है। और 12 मई की अगर मैं खबर भी देखूं, जो कि दैनिक भास्कर की थी, कि गुजरात के अंदर जो बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से पेपर देने आ रहे हैं या झारखंड से पेपर देने आ रहे हैं, इतनी दूर, इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, उस मुद्दे को भी आपने उठाया था। तो थोड़ा सा उस पर हमें क्लैरिटी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो पटना में पेपर लीक की खबरें हमने सुनी थी जी। वो तो थी ही। उसके साथ साथ वहां पे इम्पर्सनेशन की भी खबरें थी, डमी कैंडिडेट बिठाए गए थे। जी। हम सबको पता है कि हर एक छात्र का बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल। थंबप्रिंट लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये बच्चे वहां पे कैसे पहुंच गए? तो पहला तो उन्होंने स्कैम यहाँ पर किया कि उसमें कुछ बच्चों को से पकड़ा गया। पटना में पेपर लीक की खबरें तो आ चुकी थी, एक रात पहले कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था, पुलिस ने जाकर के देखा था। वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को पकड़ा गया, लेकिन और लोग जहां पर जो थे उनको किसी ने अब तक नहीं पकड़ा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दूसरा मुद्दा था। आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये मुद्दा दब क्यों गया और ये बिल्कुल। मुद्दा अब क्यों उठ रहा है।
मैं इस बिल्कुल। पे आना चाहता हूँ। तो देखिए, हमने 5 मई से लगातार अभी तक इस मुद्दे को उठाया सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है, जिसमें हमारी प्योर दो डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, जब तक काउंसलिंग पे स्टे लगाया जाना चाहिए, और उसके बाद अगर साबित होता है पेपर लीक तो तुरंत रिलीज करा देना चाहिए। लेकिन ये 15 मई के बाद से लेकर के और 4 जून तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था, ये मैटर शांत हो गया था। अब ये बिल्कुल। मैटर था क्यों? जिस दिन रिजल्ट आता है तो देखते हैं कट ऑफ सर्च। हम लगातार इस पे बात कर रहे थे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, मास लेवल पे चीटिंग हुई है, मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस बिल्कुल। पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे रिजल्ट आता है, हम देखते हैं कि जिनके 630 के 40 आ रहे हैं, वो छात्र भी अब रो रहे हैं कि बिल्कुल। उनको बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तब जाकर के इनका ध्यान जाता है कि अरे, 5 तारीख को वहां पे पेपर लीक की खबरें थी या पेपर लीक हुआ था। तो अब लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा मैं आता हूँ, जो सबसे कोर टॉपिक इस समय जो सब लोग बात कर रहे हैं, वो ग्रेस मार्क्स का है। जी। मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि पहले तो नीट के ब्रोशर में, नीट के बिल में कहीं पर भी ग्रेस मार्क का जिक्र नहीं है, क्योंकि नीट एक ऑफलाइन परीक्षा है। और जिस कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एनटीए ने छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया है, वो क्लैट जी। है, वो ऑनलाइन परीक्षा है। तो आप बिल्कुल। एक ऑनलाइन परीक्षा को ऑफलाइन परीक्षा से तुलना कैसे कर रहे हैं? दूसरी बात, आप तुलना भी कर रहे हैं तो क्लैट एक लॉ की परीक्षा है, नीट एक मेडिकल की परीक्षा है, दोनों का फॉर्मेट अलग है, दोनों का एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी अलग है। तो आपने कैसे ग्रेस मार्क्स दे दिया? बिल्कुल। अब उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपने 1500 लोगों को दिया, लेकिन 1500 में से किसके पहले कितने मार्क्स आ रहे थे, या किसी के 400 नंबर आ रहे थे तो आपने इसको 620 दे दिया। हमें इसके बिल्कुल। बारे में नहीं पता है। तो इसको लेकर के भी एनटीए को आरटीआई फाइल कर दी। हमने इस बिल्कुल। पे 3 दिनों पे जानकारी मांगी हुई है। अब सबका ध्यान आ चुका है पेपर लीक के ऊपर। कुछ पूछना चाह रहे थे आप, बताइए बताइए। हाँ हाँ, कि जैसे आप आईटी जो फिल की थी आपने, अभी तक उसका किसी का जवाब आया? क्योंकि मैं आपको नहीं नहीं। शुरू से अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आपने पहली आईटीआई पहले फिल की थी जो डीजीपी के पास, कि आप हाँ, हमें पटना। इंफॉर्मेशन दीजिए कि बिहार में जो भी कांड हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन हमें दीजिए। क्या उसका रिप्लाई आया अभी तक? नहीं, अभी तक वो पटना पुलिस की जो आरटीआई थी डीजीपी को फॉरवर्ड कर दी गई है, बट उस पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके ओके। अलावा मैंने एनटीए को भी आरटीआई दायर करी है, वहां भी मैंने पूछा है कि आपने ग्रेस मार्क्स कितने लोगों को दिया, किस फेस पे दिया, और आपने क्या सिस्टम अपनाया है, बिल्कुल। कैसे दिया आपने। अभी तक उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। उसके अलावा जिस दिन पेपर लीक की खबर आई थी, मैंने मई को 12 मई को पीजी पोर्टल में प्रधानमंत्री की तरफ से जो चलाया जाता है, वहां पे मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज करा दी थी इस घोटाले को बिल्कुल। लेकर के। अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और शायद 12 मई के बाद 29 मई को फिर आपने करिया था, 2 बार कर चुके हाँ, हैं। मैंने वापस से उसको एक बार फिर से सोशल मीडिया पे शेयर किया कि थोड़ा प्रेशर बने और इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, बट वहां पर भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो मेरे स्तर पे मैंने तो हर लेवल से कोशिश कर दी है कि इस एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और पेपर लीक साबित होता है तो एग्जाम रद्द होना चाहिए। लेकिन अब सारा जो माहौल क्रिएट किया गया है वो जी। ग्रेस मार्क्स की तरफ चला गया है, पेपर लीक के ऊपर वो लोग फोकस नहीं कर रहे अच्छा, ग्रेस मार्क का मुझे लगता है उसका असर भी ज्यादा नहीं आएगा। अगर 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स माइनस भी कर दिए जाएंगे तो रैंक में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। और हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, बहुत मेजर लेवल पे मुझे लगता है पेपर लीक हुआ है। चाहे वो कंकड़बाग की बात हो, वहां से भी उठ रहा था, मधुबनी बात था, हम्म। वहां से भी बातें उठी थी। तो कई जगहों से बातें उठी थी जो चुपचाप दब गई। ठीक है नहीं, हम्म। पेपर होने और रिजल्ट आने के बीच में बहुत सारी बातें दब गई थी। अच्छा, एक एक और हुआ था 15 मई को। एडवोकेट शायद सुजीत थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली डाली थी पेपर लीक को लेके, क्या पटना उसका? हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में। हाँ, पटना हाई कोर्ट में हम्म। उसमें कोई रिस्पॉन्स आया अभी तक? नहीं, उस पीआईएल में भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर करी थी पटना हाईकोर्ट के अंदर, और वहां पर उनकी डिमांड यही थी कि रीनीट वापस से कराया जाए, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट वो उस याचिका पे भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, वो केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ना उस केस में सुनवाई हुई, ना हमारी आरटीआई में सुनवाई हुई, ना हमारी शिकायत में सुनवाई हुई। सुनवाई कहीं नहीं हो रही, बस हमारे तरफ से काम लेकिन हम करते चले जा रहे हैं, वो भी पेंडिंग है अभी तक। ओके, ओके, ओके। अच्छा, एक चीज मैंने और भी देखी थी, एआईपीएमटी 2015 का पैटर्न अगर देखें और इस बार का पैटर्न देखें, वो लगभग एक जैसा ही फॉलो हो रहा है। एआईपीएमटी में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इसकी प्रेस रिलीज आती है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है नहीं, ये सब अफवाहें हैं। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है तो एपीएमटी दोबारा बहुत जल्दी हो जाता है। और इस बिल्कुल बार सही कह मुझे रहे लग हैं। रहा है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, उस साल भी हरियाणा में रोहतक में पेपर लीक की खबरें थी, और उसके बाद पुलिस ने बहुत वहां पे कड़ी कार्रवाई करी थी। तनवीर सभरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, वो बहुत हाईलाइटेड केस उस साल का रहा था, और उसमें वहां की पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए फटाफट स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया,
और ये साबित कर दिया कि 90 आंसर्स जो थे पेपर, जो एक आंसर की बनाई गई थी, वो रियल पेपर से मैच कर रहे थे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस परीक्षा को तुरंत रद्द करा दिया था, और जुलाई के महीने में जाकर के दोबारा से एआईपीएमटी 2015 का पेपर हुआ था। सेम ओके। घटना 2017 में भी हुई थी। 17 में भी पटना में पेपर लीक हुआ था, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था। मतलब जिस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में पेपर जाते हैं उसको ही हाईजैक कर लिया गया था, और वहां बिल्कुल से उसके अंदर बैठ के छात्र जो थे, जो एमबीबीएस के छात्र थे, वो पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उसको भेज रहे थे आंसर्स को बाहर। तो वो सेम 15 और 17 और इस साल 2024, कहानियां सेम है, चीजें सेम है, लेकिन अभी तक कार्रवाई सेम नहीं हो पा रही है, जो कि 15 के लेवल पे होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल वे। अच्छा, जैसे कि एक चीज और ग्रेस मार्क्स वाली बात है, तो मैं देख रहा था कि पहले भी बहुत सारी न्यूजेज आई हैं कि किसी को तेलुगु की जगह पे इंग्लिश का पेपर दे दिया गया, या किसी को दूसरी जगह दूसरे लैंग्वेज का पेपर दे दिया गया। तो वहां पे भी तो टाइम लॉस हुआ होगा। क्या उन्होंने बिल्कुल। अगर कोर्ट केस में गए होंगे, क्या उस टाइम भी उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए होंगे? जैसे 2024 में नहीं पता चल गया है, क्या इससे पहले भी कभी ग्रेस मार्क्स दिए होंगे? नहीं नहीं, पहले कभी नीट में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होने का, तो 17 में हमारे कोर्ट केस में ये भी चीज थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आ गया था, और हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट था। तो हमने ओके। इस चीज को भी चैलेंज किया था कि नीट वन नेशन वन एग्जामिनेशन है, नीट का पेपर एक समय पर एक जगह पर समान स्तर पे होना चाहिए, एक टाइम पे होना चाहिए। आप क्वेश्चन बिल्कुल पेपर अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस वायलेशन की सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश जारी किया कि आप इस चीज को फॉलो करिए, यूनिफॉर्मिटी रखिए इस चीज के अंदर, और क्वेश्चन पेपर सेम होना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको भी फॉलो नहीं किया गया। आप सवाई माधोपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कि जो लास्ट में रात में बच्चों ने पेपर दिया, वहां पर वो पेपर अलग था। छत्तीसगढ़ के 400 बच्चों को अलग पेपर दे दिया गया, वो पेपर अलग होगा। ऐसा ओके। कई सेंटर्स में हुआ है, लेकिन उनको कुछ कंपनसेशन नहीं दिया गया, पहले कभी नहीं दिया गया। और अभी भी जो हमने ग्रेस मार्क्स देखे हैं, तो हमारी आपकी नजरों में एक केस कहीं आए नहीं। हमने सुना बिल्कुल। नहीं कि कहीं कहीं फाइल हुआ, और सीधा हमें पता चला कि ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिया गया। हमें उन केसेस के बारे में पता नहीं है अभी तक। और फिर इन्होंने एक चीज और भी किया ना, जैसे लिखा हुआ है कि फ्यू रिप्रेजेंटेशन और स्लैश करके लिखा कोर्ट केस। अब ये क्लियर भी नहीं कर रहे कि 1563 बच्चे सभी ने कोर्ट में गए थे तभी उनको ग्रेस मिला है, या कुछ को ही इन्होंने, कुछ जो कोर्ट में गए थे लेकिन दे सबको दिया। हाँ, ये इस चीज पे मैंने आरटीआई में थर्ड पॉइंट पे पूछा हुआ है, कि कितने अपने केसेस आपके अगेंस्ट में फाइल हुए हैं। अब ये बिल्कुल। मुझे तब नहीं पता था, ये प्रेस रिलीज आने के पहले मैंने आरटीआई दायर कर दी थी। ये तो ओके। बाद में पता चला कि उन्होंने इस चीज को मेंशन करके रखा हुआ है, तो ये मैंने पहले ही फाइल किया हुआ है कि जी। कितने आपको ऐसी चीजें मिली थी, कितने आपको केसेस आपके अगेंस्ट में फाइल हुए थे। तो ये भी एक संदेह बनाता है कि कहीं ना कहीं तो इसमें अंदर की मिली भगत तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो है। ओके। अच्छा, मैं जैसे आपका ट्विटर भी देख रहा था पुराना शुरू से, कि आप पेपर लीक के मुद्दे को लेकर ज्यादा मुखर हैं, कि पेपर लीक हुआ है उससे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। इसके अलावा छोटी मोटी और बहुत सारी इरेगुलरिटीज की, बहुत सारी गड़बड़ की हैं, जो एनटीए छुपाना चाह रहा ग्रेस मार्क के बहाने। अब ग्रेस मार्क का मुद्दा ज्यादा बन गया, पेपर लीक कहीं पीछे छूट गया, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। और पेपर लीक एक यही नहीं, और भी बहुत सारे मुझे लगता है होते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मेरा पेपर लीक पे फोकस ज्यादा इसलिए है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। अगर हम 15 की तुलना करते हैं जी 24 में, बिल्कुल। किसी को पेपर मिलता है तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो पूरे इंडिया में चला जाएगा। बिल्कुल। टेलीग्राम से उसको आप ट्रैक भी नहीं कर सकते वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है। और ऐसे टेलीग्राम चैनल क्लेम कर रहे हैं कि पेपर मिल गया था। वो क्लेम कर रहे हैं, चोर कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी करी है, लेकिन हाँ, जिस चोर ने चोरी करी होगी उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। यदि किसी को बिल्कुल। भी नीट का पेपर एक रात पहले मिल जाता है, तो वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुआ, किस किस लोगों को मिला, कब तक चला गया, हम इसको ट्रैक नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मेरा पेपर लीक के ऊपर ज्यादा जोर है, कि पेपर लीक की घटनाओं से ही इतना कट ऑफ बढ़ सकता है कि हम देख रहे हैं कि 100 नंबर का डिफरेंस आ जाए विद इन 1 ईयर, या विद इन हम कहें 10 मंथ्स के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। पाँच ओके। दस नंबर चलता है, लेकिन 100 नंबर, 80 नंबर बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, विशाल चौरसिया नाम का जो ये बीच में मुद्दा उठा था कि विशाल चौरसिया बहुत कल्प्रिट है, बहुत सारे पेपर लीक करवाता है, उसने बीपीएससी का भी कराया था। तो उसको तो सुना है कि जमानत भी मिल गई और कुछ भी नहीं हुआ उस पर कार्रवाई। नहीं, विशाल चौरसिया की एक संबंधित व्यक्ति का मैंने मार्च के महीने में वीडियो डाला था, हम्म। जहां पर वो ये क्लेम कर रहा था कि विशाल चौरसिया जेल में रह करके भी नीट का पेपर लीक करा दे। ओके। और वो वीडियो पे पटना पुलिस ने 4 तारीख को संज्ञान लिया था। ओके। उन्होंने रिप्लाई किया था उस ट्वीट के ऊपर कि हम इसको संज्ञान लेंगे, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमने बाद में देखी कि 5 तारीख को बहुत सारे अरेस्ट हुए और व्यक्ति वही निकल के आए। तो उसके एक साथी व्यक्ति ने क्लेम कर दिया था कि वो जेल में रह करके भी
पेपर लीक करवा देगा, ये इन्फॉर्मेशन मार्च में आ गई थी। स्टिल एजेंसियों ने काम नहीं किया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया और नीट का पेपर लीक की खबरें हमें आज देखने को मिल रही। ओके। कुल मिला के इस पे सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए, तभी ये पेपर हाँ, लीक अभी रुक भी सकता है। कोर्ट में एंटी पेपर लीक बिल आया था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, बट अभी तक वो सत्ता पर लागू नहीं हो पाया है। और मैं आपको यूपी पुलिस का उदाहरण देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ था जो कि 50 लाख लोगों ने दिया था। और बिल्कुल। वहां पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए बिना किसी कोर्ट कचहरी, बिना किसी केस उस पेपर को रद्द कर दिया था। तो जब स्विफ्ट एक्शन वहां पे लिया जा सकता है, तो नीट जैसे परीक्षा में जहाँ पे हम डॉक्टर्स बना रहे हैं जो बिल्कुल। आने वाले समय में भारत देश के लोगों का इलाज करेंगे, तो ऐसी परीक्षा में हम ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मेरे हिसाब से पेपर लीक की घटनाएं बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत सीरियस है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए, इंक्वायरी करते हुए पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए और फ्रेश एग्जामिनेशन लेना चाहिए। उससे क्या हुआ, ग्रेस मार्क्स का इशू भी खत्म हो जाएगा, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी छात्रों को मिलेगी, और जो फर्जी छात्र घुसे हैं पेपर लीक के कारण से वो भी बाहर निकल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये तो है। और जैसे कि यूपी से भी खबरें उठी थी, 60 करोड़ में बिके हैं पेपर, जाएंगे। और बिल्कुल, मतलब वो कई जगह से सब उठी थी, सब दब गई। सिर्फ पटना का थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था, बाकी सब जगह दबा दिया गया था। हो गया। आप मैं आपको यूपी का मैं उदाहरण आपने जो बताया 60 करोड़ वाला, जी वो खबर दब गई। उसके बाद आपको जो गोधरा में एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चों को बुलाया गया था, 16 छात्रों को, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में एक दलाल के द्वारा अलग अलग राज्यों के बच्चों को बुलाया गया था, ये गोधरा जी से खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, और हरियाणा उत्तर प्रदेश के नहीं, आपके बिहार के और झारखंड के बच्चे, उड़ीसा के बच्चे वहां पेपर देने गए थे जी। और एक दलाल के थ्रू गए थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उन छात्रों को एक पर्टिकुलर सेंटर मिल जाए? इस बिल्कुल बिल्कुल। संदेह बनाता है कि जिसने सेंटर अलॉट किया है वहां पे कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। तो ये तो हमें एक पता चला है, हमें बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पता नहीं है अभी तक। तो इस कारण से, बोलिए बोलिए। जैसे कि गोधरा में भी आप बता रहे थे, गोधरा हम्म, गुजरात में, हम्म। वहां पे बहुत सारे बच्चों का एक ही सेंटर था। हाँ, गोधरा में ये हुआ है कि उड़ीसा से, झारखंड से छात्रों को, वीडियो पॉज हो गया, कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। तो अभी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी बिल्कुल। तो उड़ीसा से, गुजरात में जाकर के उड़ीसा के छात्रों ने पेपर दिया 1000 किलोमीटर दूर। कोई भी छात्र जी नीट का फॉर्म भरता है तो प्रेफरेंस ये होती है कि हमें नजदीकी सेंटर पे, बिल्कुल। कोई 1000 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा? फिर बिल्कुल। जब वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ा गया, तो पता चला वो एक दलाल के थ्रू आए थे, जिसने ये बोला था कि आप ओएमआर आपकी हम फिलअप करा देंगे, 10 लाख रुपए में डील हुई है। और ये खबर गुजरात में एक जगह से और आई थी, किसी एग्जाम सेंटर में संचालक ने बोला था कि ओएमआर खाली छोड़ दीजिए आप, इसको हम फिल कर देंगे। ओके। ये भी एक खबर थी, ये भी ओएमआर का स्कैम हुआ है, इसको भी दबा दिया गया। इसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। हमें अभी तक नहीं पता गोधरा वाले केस में क्या कार्रवाई हुई। पटना पुलिस और ईओयू ब्रांच को अभी ट्रेस ट्रांसफर किया गया है, उस ब्रांच ने एनटीए से पेपर मांगा कि हमें जी ऑफिशियल पेपर की कॉपी दीजिए, हम मिलान करते हैं। एनटीए ने आज तक वो पेपर नहीं दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्वेस्टिगेशन सब जगह की ठंडी पड़ चुकी है। और जो जला हुआ पेपर था उसका भी तो कुछ हुआ था कि वो भी मैच कर रहा था। वो फॉरेंसिक, हाँ, वो फॉरेंसिक जांच के लिए पेपर गया था, उसकी भी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। वो ओके। हमें एक क्लिप से मिली थी जो पेपर से मैच करती थी, बट ऑफिशियली उसको ये नहीं बताया गया कहीं पर अभी वो नीट का पेपर था या नहीं था। इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है हमारे पास। और सर एक एक जो 1 जून को एक भी फाइल हुई थी, इस शायद शिवांगी मिश्रा ने कोर्ट में फाइल की वो थी हमारा पिटिशन। केस, वो हमारा केस है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका क्या हुआ कुछ अभी, क्योंकि 1 जून तो काफी टाइम हो गया हम, है। हाँ, काफी टाइम हो गया, हमने अर्जेंट हियरिंग की 2 एप्लीकेशन लगा दी है। हाँ हमने जी। आज भी कोर्ट में मेंशन करने की पूरी कोशिश करी थी कि मैटर आए, वो हाईलाइट हो, कि काफी हाईलाइट हो चुका है मैटर, बच्चों की उम्मीदें उसमें बहुत केस ज्यादा है। तो हम 2 अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा चुके हैं। इशू क्या ओके। है कि वेकेशन बेंच चल रही है। जी जी। जनरली 12, 13, 14 कोर्ट काम करती है, वेकेशन बेंच में सिर्फ 3 कोर्ट काम करती है। इस ओके। कारण से मैटर को अर्जेंसी में लिस्ट कराने में दिक्कत हो रही है। ये एक इशू आ रहा है हमारे हमारे केस में। क्योंकि समर वेकेशन है, शायद 8 जुलाई तक समर वेकेशन चल रहे हैं, और वेकेशन तब तक बेंच चल बहुत रहा है। सारे बंद हैं। हाँ, कोर्ट्स बहुत सारे रह चल रहे, 13, 14 कोर्ट काम करते हैं, 3 कोर्ट ही फंक्शनल है। इस कारण से एक इशू आ रहा है कि अर्जेंसी में मैटर लिस्ट नहीं, क्योंकि बहुत सारे और भी केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। जी। तो इस बीच में ऑलरेडी एक केस 15 मई को फाइल किया गया था रीनीट कराने के लिए, और उस केस को जुलाई की 8 जुलाई की डेट दे दी गई थी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है। तो जी। हम ये नहीं चाहते होते कि हमारा केस उसके साथ क्लब हो जाए।
इसलिए हमने वापस से नया फ्रेश पिटीशन फाइल किया। और अभी वेकेशन बेंच के कारण से हमें डेट जल्दी नहीं मिल पा रही है, इशू आ रहा है सबके साथ में, अभी सारे केसेस के साथ में है। कल भी जो केस फाइल हुआ है उसको भी लिस्टिंग नहीं मिला, आज भी जो फाइल हुआ है, तो सारे केसेस के साथ यही प्रॉब्लम अभी चल रही है। ओके। तो कब तक कुछ, क्या कब तक नतीजा आ सकता है? कुछ क्या बच्चे उम्मीद लगा सकते हैं हमारा कि? हमारा ऐसा मानना है कि इस हम तो कोशिश कर रहे थे मंडे ट्यूसडे में ही लिस्ट कराने की, जी। और अगर नहीं होगा तो फ्राइडे के बीच अंडर तक हम चाहते हैं कि एक मैटर लिस्ट हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। वंस काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वापस से सब चीज को रद्द करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। ओके। तो बच्चे बहुत सारी अब ये पूछते हैं कि री नीट के अब चांस हैं या नहीं है। तो कैसे हम लोग कैसे उसको सोचें कि हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि मेन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ही है। कि रीनीट कराना अब ये ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में है। बिल्कुल। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है कि पेपर मास पे लीक हुआ है तो ऑनरेबल कोर्ट तुरंत इसका आदेश दे देंगे कि हाँ रीनीट हो जाना चाहिए। अब ये स्विफ्ट एक्शन पुलिस और कोर्ट को लेना है इसके ऊपर। हमने हमारी तरफ से जो काम करना था हमने सारी कार्रवाई कर दी अपने लेवल से। बिल्कुल। दूसरा अभी ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी जो पीआईएल फाइल है वहाँ पर फ्रेश रिजल्ट की मांग करी जा रही है। तो हो सकता है उसके बीच में लीक मैटर भी वापस से नजरों में लोगों के आने लग जाए और शायद इस पे सरकार स्वयं संज्ञान ले ले। बच्चे हम तो यही चाहते हैं कि हमें केस ना फाइल करना पड़े, सरकार खुद ही इसको उठा ले और पेपर को कैंसिल कर दे। हम तो यही मांग सकते हैं सरकार से। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को इस टाइम क्या करना चाहिए कि जिससे रीनीट की पॉसिबिलिटी बढ़ सके, कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करें ऐसा? रीनीट की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले उनके माता पिता को एक्टिव होना चाहिए। ओके। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 17 18 19 साल के हैं, कई चीजें वो डिसीजन नहीं ले सकते। अगर पेरेंट्स और गार्जियन इसमें एक्टिव होते हैं, एनटीए से डायरेक्टली वन टू वन बातचीत करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं अपना, तो शायद इस पे काम हो सकता है। लेकिन उनके माता पिता को इसमें एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 24 लाख लोगों का मैटर नहीं है, ये 1 करोड़ की संख्या है। चौबीस बिल्कुल। लाख छात्र। अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करता हूँ तो 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं इस परीक्षा से। तो उनके माता पिता को भी इसके आगे आकर के सरकार से और एनटीए से बातचीत करनी चाहिए, और उस बातचीत से शायद कोई निष्कर्ष निकल आए। बिना विरोध के कभी कोई चीजें ऐसी चीजों में हासिल नहीं होती, तो विरोध करना बहुत जरूरी बिल्कुल। और जैसे प्रोटेस्ट के लिए भी हम लोग गए थे, प्रोटेस्ट का धारा 144 लगी हुई है लोकसभा इलेक्शन की वजह से, तो बहुत जगह प्रोटेस्ट की वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। है। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन के कारण नहीं था, बट अब तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सब जगह पे। हाँ, क्योंकि अब तो अगर काफी मुझे लोगों ने लगता है प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट नहीं होंगे, लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, तब तक शायद दोबारा रीट होना आसान नहीं होगा। हाँ, तो प्रेशर बनाना जरूरी है। और मैं पॉलिटिकल तो नहीं कहना चाहता, लेकिन छात्रों की तरफ से वो विरोध होना चाहिए। मेरा ऐसा हाँ मानना जी। है कि किसी मुद्दे का राजनीतिकरण ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उस बिल्कुल। मुद्दे की हवा निकलना है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। मुझे ऐसा जी लगता है जी। कि छात्रों को उनके माता पिता को विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो इससे प्रभावित बिल्कुल। जो प्रभावित है, जो अफेक्टेड है, वो विरोध करता है तो चीजों का आउटकम जल्दी निकल के आता है। तो मेरे बिल्कुल। हिसाब से कि माता पिता को और बच्चों को, छात्रों को इसका विरोध करना ज्यादा जरूरी है, rather than किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और व्यक्ति के बोलने के कारण हो। छात्रों की तरफ से होना चाहिए। तो 15 में 17 में हमने, आप भी स्टूडेंट थे, आपने भी देखा है कि एक टाइम था कि स्टूडेंट बहुत एक्टिवली काम करते थे। जी। आज वो चीजें नहीं है, सोशल मीडिया तक ही लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सीमित रहते हैं, लेकिन सतह पे काम नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये एक पावर देता है, पेपर लीक को बढ़ावा देता है कि चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हर साल का हो चुका है, अब हमें क्या करना बोल सकते हैं। इससे मोटिवेशन मिलता है ब्रोकर्स को और दलालों को, और पेपर लीक कराते रहते हैं साल 2 साल। बिल्कुल। बिल्कुल। और इस पे सख्त कानून भी बनना चाहिए, जिससे कि पेपर लीक बिल्कुल। ना हो। क्योंकि जैसे एक दो बार किसी ने करा दिया तो उस पर अच्छे से एक्शन हो जाए, तो शायद दोबारा पेपर लीक ऐसे ना हो। और अच्छा, ये पेपर लीक लोग तो करा देते हैं, लेकिन इसका मानसिक जो इफेक्ट बच्चों में पड़ता है वो बहुत ही बुरा है। क्योंकि अभी बहुत सारी कोटा से न्यूज़ें सुनने में आती हैं कि बच्चों ने कुछ गलत किया, ठीक है नहीं, और वो बहुत मन को दुख पहुंचाता है। और हाँ। एक चीज और। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। कि जैसे आपने आईटीआई भी फाइल की थी शायद एक बार एनएमसी में, और उसमें हम्म। आपने शायद डाटा भी मांगा था, तो उस पर भी मुझे को बताइए जरा थोड़ा खुल के। नेशनल मेडिकल कमीशन को मैंने आरटीआई दायर करी थी, जिसमें मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स, यूजी और पीजी के आत्महत्याओं का डेटा मांगा था कि पिछले जी 5 वर्ष में कितने एमबीबीएस के छात्रों ने, कितने पीजी के छात्रों ने सुसाइड किया। जी। तो 64 यूजी और 54 या 55 के आसपास पीजी छात्र थे। कुल 122 छात्रों ने पिछले 5 साल में आत्महत्या से अपनी जान दे दी है। इसमें मैंने एक और आंकड़ा मांगा था कि कितने लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। तो जी। 1000 से ज्यादा छात्रों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी।
तो 122 डॉक्टरों ने अपनी जान दी है पिछले 5 सालों, और हजारों ने कॉलेज छोड़ दिया बीच में। तो इससे ये भी पता चलता है कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं है। अगर कोई बैकडोर से एंटर भी कर जाएगा तो वहां पे आगे उस प्रेशर को नहीं कैरी कर पाएगा। तो बैकडोर बिल्कुल से, नहीं करेगा। हाँ जी, बैकडोर से तो मुझे लगता है कि एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत मेहनत होती है, और काफी मेहनत के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं, और कहीं ना कहीं आप घोटाला करके पहुंचे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो घोटाले से पहुंचते हैं, और वो उसको तनाव को झेल नहीं पाते। उसके अलावा कॉलेज की जो टॉक्सिसिटी है, हम थोड़ा ट्रैक से भटक रहे हैं, बट मैं बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर कि जो कॉलेज में जो टॉक्सिक माहौल है, जो जी। रैगिंग की जो सिचुएशन रहती है, या जो हैरेसमेंट फैकल्टी की तरफ से छात्रों का होता है, वो भी उनको मजबूर करता है आत्महत्या करने के लिए। और अभी हमने रिसेंटली डॉक्टर देवेश कर का एग्जाम्पल देखा था कि उन्होंने फर्स्ट ईयर वो पीजी थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके पहले लास्ट ईयर भी हमने एक ऐसी खबरें पेज पर देखी हुई है कि कॉलेज के टॉक्सिसिटी के कारण भी छात्र सुसाइड कर लेते हैं। तो अच्छा, अब क्या मतलब मैं बच्चों को तो मोटिवेट करता ही हूँ कि भाई तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि बच्चा पूरा साल मेहनत करता है और आखिर में पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो उसकी तो सारी मेहनत बेकार होगी। लेकिन उसको ये लगता है कि जैसे उसकी गलती हो, और मैं उसको समझाता भी रहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं, जब हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं खराब है, उसमें इतनी सारी कमियां हैं, तुम्हारी मेहनत गड़बड़ नहीं है, तुम सही हो, तुमने साल भर मेहनत की, तो थोड़ा सा चीजों पे हमें जरूरत है सिस्टम को बदलने की। अगर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो तो ये गलतियां हो ही ना। एक तो आप चीज सही और, कह रहे हो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। कि बस इस पे मैं और चाहता हूँ क्लैरिटी आपसे कि क्या और सिस्टम कैसे अपना बेटर हो सकता है। क्योंकि पहले सीबीएसई था, उस पर बहुत सारे आरोप लगते थे, फिर एनटीए आ गया, अब एनटीए भी वही पुराना ही खेल है, ऐसे लगा जैसे सिर्फ बोतल बदल दी गई हो, बीच का पानी सेम रहा हो। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने नाम बदल लिया, काम वही है। सीबीएसई से एनटीए आ गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गई, लेकिन काम वही है जो पहले हो रहे थे। कार्रवाई करने की बात यह है कि पेपर लीक को लेकर के सबसे पहले तो जिस भी जगह पर घटनाएं होती हैं, जी। जितने भी संदिग्ध होते हैं, जी। उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पेपर लीक बिल ला रही है, यदि जी। कभी भी पेपर लीक की कोई घटना सामने आती है तो परीक्षा को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। तो जी। मानसिक तनाव जो छात्र के पास आता है महीने भर से, कि अब रिनीट होगा कि नहीं होगा, कोई केस फाइल करेगा कि नहीं करेगा, केस फाइल होने के बाद होगा कि नहीं होगा, ये जो फ्रस्ट्रेशन वो स्टूडेंट झेलता है, सरकार को स्वयं ही यदि पेपर लीक होता है तो तुरंत उसको कैंसिल कर देना चाहिए। तीसरा, ऐसे मैटर में कभी लोकल पुलिस से जांच नहीं करानी चाहिए, सीबीआई को मैटर हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये जब तक कोई बड़ी जांच एजेंसी इस मैटर में नहीं आएगी, लोकल पुलिस प्रेशर में आकर के काम नहीं कर पाती, बट सीबीआई मुझे लगता है कि बड़े स्तर पे अच्छी कार्रवाई कर सकती है। ये तीन चार चीजें जरूरी हैं, और पेपर लीक ना हो इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लूपहोल सिस्टम के अंदर है, कभी एग्जाम सेंटर पहुंचते पहुंचते पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल। प्रोसेस है, स्टेशन से जाकर के सेंटर तक पहुंचने के प्रोसेस को भी इस पे टाइट सिक्योरिटी की जरूरत है कि पेपर यहाँ से निकल ना पाए। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल विवेक, थैंक यू विवेक। और मुझे अब ये लगता है कि हमें दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो कोर्ट का वेट करना चाहिए, कोर्ट का जजमेंट क्या आता है, कोर्ट किस तरह से इन चीजों को देखता है, और कितने एविडेंस वहां पे पेश हो पाते हैं, क्योंकि कोर्ट हम्म, एविडेंस ही देखेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा और प्रोटेस्ट, थोड़ा और इन्वॉल्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम नजर आता है, कि थोड़ा सा और इन्वॉल्व होंगे तो चीजें और अच्छी हो पाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहमत हूं मैं आपके बात से। बिल्कुल। अब थोड़ा सा और कुछ क्लैरिटी दीजिए कि बच्चों को और क्या, लास्ट टाइम पे क्या किन चीजों का ध्यान रखना है इस टाइम, कि अब रीनीट के लिए पढ़ें देखिए, ना पढ़ें, और प्रोटेस्ट करें, और क्या क्या करें, थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी दे दो। मैं ये बता दूंगा कि मैटर कोर्ट में आ चुका है। जी। तो अब आप कोर्ट के ऊपर अपनी नजर बना के रखिए कि क्या होता है। जी। रिनीट हो चाहे ना हो, जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, काउंसलिंग की तैयारी कर सकता है अपनी। जिसका नहीं हो रहा है, उसको लगता है कि रिनीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट आप पढ़ाई जारी करिए। जो एक बिल्कुल। कट ऑफ रेंज में है वो अपने आप को तैयार करे कि अगर रिनीट नहीं होता है तो मुझे काउंसलिंग करना है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो इस चीज के लिए तैयारी करे कि अगर होता है तो भी मुझे पेपर देना है, नहीं होगा तो मुझे तैयारी करनी है। तो वो बिल्कुल। अपने पढ़ाई पे फोकस करे, वो मेरे लिए ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा उन छात्रों के लिए। रेदर देन अब आप सोचें कि होगा कि नहीं होगा, उस पर टाइम वेस्ट करें। जो होगा तो वो कोर्ट में होगा,
लेकिन अभी बिल्कुल वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में पढ़ना है तो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना बिल्कुल। ठीक है सर, विवेक तुमने बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी दी और बताया आपने कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों आपको भी पता चल गया होगा कि सारी चीजें, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कुल मिला के इन सारी चीजों को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें सारा फोकस अब एक तो पढ़ाई करते रहना है, दूसरा कोर्ट का वेट करना है कि वहां से क्या सोल्यूशन निकलता है। प्रोटेस्ट जैसा भी होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, इससे आप ही का फायदा होगा अगर आप रीनीट चाहते हैं। और थैंक यू डॉक्टर विवेक, आपने इतना सब कुछ हमें है। थैंक यू सो बताया और मच। सही से चीजों को क्लियर किया। जो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहे थे वो सब क्लियर हो गए हैं मुझे लगता है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए मुझे। अब ये तो रिकॉर्ड लास्ट वाला कट जाएगा, वो AIPMC 15 वाली बात है ना, उसमें उसको काटना है वहां से। क्यों? एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन हम लोग अच्छा, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव थे, हम कोर्ट खुद अप्रोच नहीं करा था हम लोग। ओके, ठीक है, ठीक ठीक है। और वो जिन्होंने अप्रोच किया था वो बोलेंगे कि नहीं झूठ बोल रहे हैं तो। अरे कोई ना, वो मैं उतना काट दूंगा क्योंकि तुमने नहीं बोला, मैंने ही बोला था मेनली। ठीक है नहीं? हाँ, हाँ 16 में अपन थे कोर्ट रूम में, 16 में, हाँ, 17 में, 18 में, सब बाकी सब जगह अपन कोर्ट में थे। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तुम जुड़े तो अच्छा लगा। और कोई अब और होगा तो बिल्कुल कर लेंगे। एक फोटो एक अच्छी सी भेज देना थंबनेल के लिए, और मैं आपका हाँ मैं यूट्यूब कुछ, चैनल नीचे मेंशन कर दूंगा। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। जहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा तो वो कट कॉपी पेस्ट आप कर देना, जहाँ पे क्रॉप गड़बड़ रहा होगा, जो लगता है आपको कि हाँ ये गड़बड़ हो गया, ठीक 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 ठीक, मैं देख लूंगा एक बार, मैं आपको फाइनल भेज है। दूंगा या तो। ओके, थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू। थैंक